आप सभी क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, सत श्री अकाल। हम सब ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, हम सब ने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी है। तो तारीख के पन्नों में हम अक्सर ये पढ़ते थे कि रास बिहारी बोस हिंदुस्तान से जापान चले गए और जापान में जाके उन्होंने गदर पार्टी बनाई। कनाडा में भी उसके कुछ क्रांतिकारी रहे, अमेरिका में भी कुछ लोग रहे। मैं पिछले 2-3 सालों से, जब से आंदोलन चल रहा है, दुनिया के जिस भी मुल्क में अपना कार्यक्रम देने जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस शहर में हमारे आंदोलन से जुड़े हुए जो साथी हैं उनसे मुलाकात हो सके। और सबसे खूबसूरत बात, इस हॉल में हो सकता है हम 100 लोग हों, हो सकता है हम 150 लोग हों, हो सकता है ये किसी बड़े अकाली लीडर का सम्मान समारोह ना हो जिसमें 500 आदमी आते हैं, खाना होता है, शराब भी होती है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी देखी है, और वो लोग भी बैठे हैं जो नई आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सब तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, नौजवान भी बैठे हुए हैं। पुराने लोगों की आंखों में चमक है। इस आंदोलन ने क्या नया पैदा करा है? इस 3 साल की लड़ाई ने क्या पैदा करा है? इस 3 साल की लड़ाई ने यह पैदा करा है कि आज से 3 साल पहले कैलिगरी में बैठकर या भटिंडा में बैठकर शाम होते ही आप एक बात कहते थे कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। आज आप लोग ये सोचते हैं कि कुछ हो तो सकता है, कुछ बदल तो सकता है, कोई ना कोई तो है कुछ बदल रहा है। धीमे धीमे ही सही बात चल रही है। पंजाब के हम इसलिए शुक्रगुजार हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जब मार्केटिंग चल गई, पूरे हिंदुस्तान में जब पोस्टर चल गए, जब होर्डिंग चल गए, तब पंजाब ने इस उम्मीद को बचाया। पंजाब ने क्यों जिताया आम आदमी पार्टी को? इसके 2-3 छोटे छोटे कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाइए, वहाँ राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, किस राज्य से कितने बेटे यहाँ आए काला पानी में। आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा बेटे पंजाब की ओर से गए, सबसे ज़्यादा बेटे पंजाब में गए। एक तो इसलिए कि पंजाब क्रांति का स्वागत करता है। जब भी कोई क्रांतिकारी बात होती है तो पंजाब सबसे पहले आता है। उनकी नसों में है ये आज़ादी, ये जुनून उनकी नसों में है। दूसरी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात ये थी कि पंजाब दोनों पार्टियों को देख रहा था। केंद्र में कांग्रेस को देख रहा था और राज्य में भाजपाइयों और अकालियों की मिलीजुली सरकार को देख रहा था। तो पंजाब को पता चल गया था कि इनके नाम अलग अलग हैं, बेसिकली ये दोनों पार्टी एक हैं, बेसिकली इनके धंधे एक हैं, इनका भ्रष्टाचार एक है। अगर राहुल गांधी किसी बड़े बाप के बेटे हैं और उनकी गुंडागर्दी पूरे देश में चल रही है पॉलिटिकली, तो अकालियों के जो बड़े बाप हैं उनके बेटे की भी राज्य में चल रही है। ये लोगों को सबको पता था, उनके साले की चल रही है। भगवंत अच्छा कहता है कि किसी के खेत में बोरिंग हुई, उसमें रेत निकला नीचे से, तो पुलिस वाले आ गए, बोले रेत तो मजीठिया का है। उसने कहा साहब मेरे खेत में से निकला है, ये तो मेरे खेत में से निकला है। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा 4-4 फुट खेत है, बाकी नीचे सब मजीठिया का है। लेकिन जब लहर चली तो रेत भी बह गया और रेत का ठेकेदार भी बह गया, वो बचा नहीं पाया। तो पंजाब इसलिए परिवर्तन का हामी है, पंजाब ने इसलिए परिवर्तन करा है। बहुत सारे लोग हम में से बेचैन हो जाते हैं, जैसे डैन सिद्धू साहब ने कहा कि एक खबर आती है तो कैलिगरी में बेचैनी बढ़ जाती है, सैन फ्रांसिस्को में लोग बेचैन हो जाते हैं कि कुमार विश्वास ने ट्वीट क्या कर दिया, या पीएससी की मीटिंग हुई, योगेंद्र यादव पहुंचे क्यों नहीं, शाजिया इल्मी क्यों बाहर चली गई। ये हर आंदोलन में होता है, ये हर चीज़ में होता है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, चाहे हमारे ये नौजवान साथी बैठे हों, गौतम हो, शेरगिल हो, तमाम लोग हों, या डैन सिद्धू साहब हो, या हमारे पुराने जो आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि देश की इस बेचैनी के आंदोलन को वो लीड कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने अरविंद के सामने भी बोला है। अरविंद जब जेल में था तब भी मैंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी की दूसरी लड़ाई में उसका सहयोग या सद्भाव है, उसने बड़ा काम कर दिया। ये बेचैनी अपना नायक खुद चुनती है। इस बेचैनी के दरवाजे के आगे आगे रामदेव खड़ा हो गए थे तो रामदेव को लीडर मान लिया था। इसी बेचैनी के मुंह के आगे अगर अन्ना हजारे खड़े हो गए तो अन्ना हजारे लीडर हो गए। आज इस बेचैनी के आगे अरविंद केजरीवाल खड़ा है, अरविंद केजरीवाल लीडर है। कल इसके आगे पंजाब में भगवंत मान आगे खड़ा हो जाएगा तो भगवंत मान लीडर हो जाएगा। और भगवान ना करे हम में से किसी को भी ये गलतफहमी हो जाए कि हम लीडर है, हम बाहर बैठ जाएंगे, तो ये बेचैनी आप में से किसी को चुन लेगी, आप में से कोई लीडर हो जाएगा, कोई भी देश को चला लेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आम आदमी पार्टी में क्यों हैं। 1996 में मैं पहली बार अहमदाबाद गया कवि सम्मेलन करने, तो मुझे पहली बार नरेंद्र मोदी मिले। तब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, संगठन मंत्री थे। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात दिल्ली में होती रही, फिर वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए,
मैं जब जब गुजरात जाता था, प्रोग्राम से पहले दोपहर में उनके घर जाता था। अक्सर बुलाते थे वो, आपने देखा भी होगा, आपकी अदालत में उन्होंने ये कहा भी कि कुमार से मेरी अच्छी दोस्ती है, मित्रता है, फ़ोन पे बात होती थी। अरविंद मुझे मिला 2006 में, यानी कि नरेंद्र मोदी से दोस्ती 10 साल पुरानी, अरविंद से दोस्ती 10 साल कम। फिर मैं अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों हूँ, मैं नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं हूँ? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की सोच में एक लाइन का अंतर है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल करप्शन मुक्त भारत चाहते हैं। आपको करना है, कांग्रेस जाएगी कोई और करप्शन करने लगेगा। इसलिए देश को करप्शन से मुक्त कराना है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान लौटना, आप सब चाहते हैं भारत जाना, आप सब चाहते हैं गांव वापस जाना, क्यों नहीं जाते? आप कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलती हमको, जो सड़कें यहाँ पर हैं वहाँ नहीं मिलती, जो फैसिलिटी स्वास्थ्य की यहाँ पर है वहाँ नहीं मिलती, यहाँ पुलिस वाला आपसे रिश्वत नहीं मांगता, यहाँ कोई लेन नहीं तोड़ता, यहाँ ओवर स्पीडिंग देसी नहीं करता, लेकिन वहाँ सब कुछ हो जाता है। हम यहाँ आकर सबसे अच्छा काम कर लेते हैं। पूरे वैंकूवर की सारी खेती पर आपका कब्जा है, सब जगहों पर आपका कब्जा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बढ़िया कुछ हो रहा है, देसियों का उसमें हिस्सा है। जब हम यहाँ कर सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं कर सकते? सबसे अच्छे इंजीनियर हम पैदा करते हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर पैदा करते हैं, सबसे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा कर सकते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन रूल्ड बाय थर्ड क्लास पॉलिटिशियन। हम तृतीय श्रेणी राजनेताओं द्वारा रूल होते हैं। यहाँ जो काम कर रहे हैं कैलिगरी में लोग, जो टोरंटो में काम कर रहे हैं ब्रेन्स हमारे, जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, ये लड़का खड़ा है अवनीश, ये एक छोटी सी यूनिट चला रहा है, अच्छे कॉलेज से पढ़ के आया है, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। ये कैसे स्वीकार करे कि लालू यादव इसका मिनिस्टर हो जाएगा? कल इसको हम कहें कि आओ तुम हिंदुस्तान आ जाओ, रेल मंत्रालय में तुम्हें काम देते हैं, हमारी रेल चलवाओ, पता चला कि गठबंधन की सरकार में लालू हमारा मंत्री है, उसको क्या प्रेजेंटेशन देगा, उसको क्या समझाएगा? मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना लिखना जरूरी है बहुत ज़्यादा, बिना पढ़े भी आप लोगों ने बहुत दोनों जिंदगी पढ़ी है। मैं जिनके साथ रुका हुआ हूँ अभी, जहाँ मैंने मदान साहब से, उन्होंने मुझे बताया कि 1972 में जब वो आए तब यहाँ क्या था, कैसे था। उन लोगों ने जिंदगी पढ़ी है, इन लोगों ने पूरी लाइफ देखी है, इन लोगों ने पूरा संघर्ष देखा है। आज कनाडा में पगड़ी बांध के घूमना गर्व का विषय है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा जब पगड़ी बांध के घूमना आपके डर का विषय था, आपकी चिंता का विषय था कि पता नहीं मैं क्या पहचाना जाऊंगा। लेकिन आपने इस पगड़ी की लाज को रखा, इसकी सुरक्षा की और इसे आगे बढ़ाया। तो कोई मुझसे पूछता है कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों हैं, आम आदमी पार्टी के साथ क्यों हैं? मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए हूँ, बहुत नुकसान मैंने सहा है, आप सबको पता है। मैं कॉलेज की नौकरी में था, वो नौकरी गई। मैं शोज़ करता था, शो भी कम हुए और शो में खराबियाँ भी होती हैं। जैसे मैं कैलिगरी में शो करने आया तो पता चला यहीं बहुत सारी बदनामियाँ शुरू हो गई, उसके शो में मत जाना, अकालियों के सपोर्टर सुनने नहीं आए, भाजपाइयों ने विघ्न डालने की कोशिश करी, ये भी नुकसान हुआ, होता रहता है। फिर मैं क्यों हूँ आम आदमी पार्टी में? ना तो मैं आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की वजह से, ना मैं मनीष सिसोदिया जो मेरा बचपन का दोस्त है उसकी वजह से, ना मैं इस वजह से भगवंत मान मेरा पुराना साथी, हमने लोगों स्टेज शेयर करा है, मैं ही उसे पार्टी में लेके आया था। सबसे पहले उसका फ़ोन मेरे ही पास आया था, कुमार भाई मैं आना चाहता हूँ। मैं इनमें से किसी की वजह से नहीं हूँ पार्टी में, मैं अपनी वजह से पार्टी में हूँ। कि आज से 30 साल बाद मेरी लड़की का लड़का मुझसे पूछे कि नाना देश आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा था, आप उन दिनों कहाँ थे, तो मैं उसे कह सकूँ मैं बिग बॉस में नहीं था, मैं उनके साथ, ताकि मैं उससे गर्व से कह सकूँ कि मुझे बिग बॉस वाले कुछ करोड़ दे रहे थे पर मैं उनके साथ नहीं था, मैं तो इन्हीं के साथ लाठियाँ खा रहा था। मैं तो 84 के दंगों का न्याय मांगने के लिए बीबी नरप्रीत कौर और जगदीश कौर के साथ जंतर मंतर पे बैठा हुआ था, मैं तो इन्हीं की लड़ाई लड़ने में लगा हुआ था। इसलिए आप सब लोग ईश्वर द्वारा चुने गए महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे कैलिगरी यूनिट से बात करके इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग बंधे हुए हैं। अन्यथा क्षमा कीजिएगा मुझे ये कहते हुए, जब मैं पहले आता था तो मुझे लगता था जो हमारे सभी प्रवासी साथी हैं जो NRI हैं उन्हें देश की बहुत चिंता है, बहुत ज़्यादा चिंता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो पॉलिटिकल स्ट्रीम से बहुत कटे हुए थे, वो राजनीति में कोई बात ही नहीं करते थे। कुछ कोई भी हो जाए जी हमें क्या, वो जो हमारा कवि सम्मेलन का मुशायरे का बड़ा जुमला है, सरदार जी आग लग गई बोले मैनू की, बोले तुहाडे घर में लग गई बोले फिर तैनू की, हमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। ऐसा उनका माहौल सा बना हुआ था। मनमोहन सिंह जीत जाए तो ठीक है, भाजपा जीत जाए तो ठीक है। लेकिन इस बार के आंदोलन ने हर आदमी को पॉलिटिकल एजेंडा से जोड़ा, चाहे वो भाजपा के लिए काम कर रहा था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा था, कुछ एक लोग कांग्रेस के लिए भी काम कर रहे थे। ये एक बड़ा परिवर्तन इस देश में आया है। हिंदुस्तान बड़ा देश है,
125 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं, इसलिए देर लगेगी इस परिवर्तन को नीचे तक पहुँचते हुए। अब कांग्रेस में एक जिम्मेदारी छोड़ दी, अब जिम्मेदारी देश ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी, लेकिन देश में विपक्ष नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष ना होना बहुत खराब है। कांग्रेस की तो हालत ही नहीं है कि वो बोल सके, सदन के अंदर बोल नहीं सकती। मोदी की सरकार कुछ भी करे, कांग्रेस की औकात नहीं है कि अंदर बोले। अंदर इन्हीं 4 पंजाब के वीरों को बोलना पड़ेगा, अंदर इन्हें ही आवाज उठानी पड़ेगी। मुझे बताया था भगवंत ने कि भाई जी, मुझसे कोई मजाक कर रहा था, भाजपाई मुझसे कह रहा था कि तुम 4 क्या कर लोगे। मैंने कहा उस भाजपाई को बता देना, पहुंचाने के लिए 4 ही काफी होते हैं, 4 ही लेके जाते हैं, चिंता मत करो, 4 ही लगेंगे इस काम के लिए, हमारे 4 काफी हैं। और पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार हो रहा है, हर बार पार्लियामेंट बैठता है और सांसदों की तनख्वाह 5 साल में 4-5 बार बढ़ा लेता है। आपको पता होगा, स्पीकर एक प्रस्ताव रखती है, दिस इज ए बिल फॉर द रेजिंग ऑफ द पर्क्स एंड सैलरी ऑफ ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस, से यस, सब कहते हैं यस, पास हो गया। पता ही नहीं चलती है, जिस दिन 30-40 बिल पास होने होते हैं उस दिन उसको चुपचाप पास करा लेते हैं। इस बार ये बिल लेकर आए पिछले वाले पार्लियामेंट के सेशन में। आपको जान के खुशी होगी कि आम आदमी पार्टी के 4 सांसदों ने लिख कर दिया स्पीकर को कि अगर सैलरी बढ़ानी है तो सीमा पर खड़े हुए जवान की बढ़ाइए, हमारी बढ़ाने की जरूरत नहीं, हमारी ठीक ठाक चलेगी। तुमको मकान फ्री मिलता है, तुमको बिजली फ्री मिलती है, तुमको फोन फ्री मिलता है, तुमको हवाई जहाज फ्री मिलता है, तुमको ट्रेन फ्री मिलती है, साथ में एक आदमी और चढ़ाओ फर्स्ट एसी में अपने साथ, तुमको सब चीज फ्री में मिलती है, फिर तुम्हें तनख्वाह ज्यादा क्यों चाहिए भाई? किस काम के लिए चाहिए? कौन ऐसा नेता है जो इसके दरवाजे पर जाए तो अपने पैसे से खाना खाता है? जिसके यहाँ जाता है वही लोग खाना खिलाते हैं, जिसके पहुंच जाता है वही खिला देता है कि चलो भाई इनको खाना खिलाओ, सांसद महोदय आए हैं हर जगह, फिर किस बात के पैसे चाहिए? ये पॉलिटिक्स चेंज होनी शुरू हुई है और यही कारण है कि इतना प्रचंड बहुमत लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी को जो अपने कुछ निर्णय लेने थे, जिन निर्णयों को लेने के लिए वो सोच के आए थे, जो कॉरपोरेट के हित में थे, जो अंबानी के हित में थे, उन्हें लेते में अभी वो डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि निर्णय लिया और ये सड़क पर उतरे। लोग हमसे कहते हैं कि आप अमेठी में हार गए, अरविंद बनारस में हार गए। महत्वपूर्ण ये नहीं है युद्ध में, इतिहास के कालखंड में ये नहीं लिखा जाता कि जीता हारा कौन, लिखा यह जाता है कि आपने गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई, आप लड़े कहां, आप गए कहां। उधम सिंह तो डायर के घर में नौकरी करता था, उधम सिंह तो डायर के घर में खाना बनाता था, उसका खानसामा था। 6 महीने तक खाना बनाया था उधम सिंह ने, 7 समंदर पार करके आया था लंदन नौकरी करने के लिए, जलियांवाला बाग देखा था उसने अपनी आंखों से, अपने माँ बाप को मरते हुए देखा था। लेकिन 6 महीने बाद भरी महफिल में गोली मारी उसको। और जब अंग्रेज जज ने पूछा कि तुम तो खानसामा थे, जहर दे के मार देते सरदार जी, गोली क्यों मारी? तो उसने कहा हिंदुस्तानी शेरनी का बेटा हूं, ना पीठ पे वार करता हूं ना पीठ पे वार खाता हूं। इसने किया पीठ पर वार, हम नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस लड़ाई को शुरू कर दिया, आपने इसे जागृत कर दिया। हमारे जो प्रमोटर हैं जिन्होंने ये शो कराया, डॉक्टर अनमोल कपूर, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, दिल के कच्चे आदमी है बेचारे, भले आदमी हैं, बड़े चिंतित हो गए। बोले कैलेगरी में कुछ लोगों ने आपके कुछ वीडियो फैलाने शुरू कर दिए, इन्होंने सिखों के बारे में ऐसा कहा, हिंदुओं के बारे में ऐसा कहा। मैंने कहा ये तो करेंगे, इतना भी नहीं करेंगे बेचारे। एक छोटे बच्चे से उसका खिलौना छीनो तो वो रोने लगता है, इनसे तो तुम उनकी जिंदगी छीन रहे हो, ताकत छीन रहे हो। जो उन्होंने 64 साल तक मलाई खाई है उसका कटोरा तोड़ रहे हो, तो बेचारे इतना हल्ला तो मचाएंगे, इतना तो बनता है, अकालियों का इतना काम तो बनता है। जिन्होंने 40-50 लाल बत्ती दे के घुमा रखी। आप पंजाब में जाइए, लोग कहते हैं कि सब कांग्रेस एक वंश की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी है ना, भाजपा वंशवाद के खिलाफ लड़ रही है, अकाली वंशवाद के खिलाफ। शर्म नहीं आती कहते हुए? ऊपर से चलिए आप कश्मीर से, शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, उसका लड़का फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, उसका लड़का उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री। पंजाब में आ जाइए, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री, उसका लड़का उप मुख्यमंत्री, उनकी बहू कौन सी कौर है वो मंत्री। हरियाणा में आ जाइए, देवीलाल मुख्यमंत्री, उनका लड़का ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री, उसके लड़के अभय चौटाला, अजय चौटाला। दिल्ली में आ जाइए, उमाशंकर दीक्षित मुख्यमंत्री थे, उनकी बहू शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। अरे ये पार्टी खोल रखी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दुकान खोल रखी है तुमने कि तुम्हारे खानदान का ही बच्चा बैठता है, तुम्हारा ही पोता बैठता है? ये क्या लोकतंत्र है? तो इन दुकानों पर शटर डालना बहुत जरूरी है। इसलिए पहली बार एक ऐसी पार्टी आई जिसने कहा कि एक घर का केवल एक ही आदमी पार्टी में किसी बड़े पद पर होगा या सदस्य होगा, और एक परिवार के केवल एक आदमी को टिकट मिलेगा। यह नहीं मिलेगा कि पिताजी वहां से लड़ रहे हैं और बहू वहां से लड़ लेगी। अकाली दल की पूरी फॉर्मेशन देखिएगा आप, क्योंकि मैं पॉलिटिकल भाषण दे रहा हूं इसलिए मैं शुद्ध कह सकता हूं।
मैं परसों शो में था तो वहां नहीं कह सकता था। ये क्या है कि तुम्हारे खानदान में मुख्यमंत्री पैदा होंगे, फूफा चाचा ताऊ सब लाल बत्ती लेके घूम रहे हैं, उनके खानदान में बस पशु पक्षी बच गए हैं, बाकी सब पे लाल बत्ती है। हाँ, घर की गाय भैंस बच गई है, बाकी सब लाल बत्ती लेके घूम रहे हैं उनके यहाँ। ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। और उसके बाद आप ऐसा बात कहते हैं, आपकी स्वीकृति के बिना, आपकी सहमति के बिना इतना बड़ा कारोबार नशे का हो कैसे गया। मैंने अभी 4 दिन पहले मैं मदान साहब से बात कर रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ गए सुनकर। मैं पिछले महीने दुबई गया था कार्यक्रम करने के लिए। वहाँ मेरे एक पुराने दोस्त हैं, वो बेचारे कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगाए हुए थे, उनके पार्टनर से कोई झगड़ा हो गया, किसी का पार्टनर छोड़कर चला गया दुबई, तो उनको सारा सामान दे गया। तो फैक्ट्री के साथ साथ 2 बार भी दे गया, डांस बार, जहाँ शराब पी जाती है, डांस वांस होते हैं। वो भले आदमी हैं, उन्होंने कहा साहब ये मुझे चलाने पड़ते हैं इसलिए क्योंकि ये धंधे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब से बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं, अब लाहौर से बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं अब डांस बार्स के लिए। जिस पंजाब को सरसब्ज माना जाता था, जहां की फसलों की लोग कसम खाते थे, जहां की खुशहाली के लोग बाग गीत गाते थे, हिंदुस्तान की 1960-1970 की सारी फिल्में पंजाब में होती थी कि साहब ये पंजाब है। यश चोपड़ा उस पंजाब को खिलता मुस्कुराता दिखाते थे। वहां 1000 का नोट दीजिए किसी बच्चे को और दुकान पे जाइए और बोले पुड़िया लिया, वो स्मैक की पुड़िया ले आता है। तो सरकार तो आपकी थी, फिर स्मैक की पुड़िया कैसे आ गई? आपकी इच्छा के बिना तो आई नहीं, आपकी शर्त के बिना तो आई नहीं होगी। और अगर आपने अपने बेटे को तो उप मुख्यमंत्री पद दे दिया और हमारे बेटे को जहर की पुड़िया दे दी, तो एक ना एक दिन ये जहर की पुड़िया आप तक भी पहुंचेगी, चाहे सत्ता से बेदखल करके पहुंचे, चाहे पंजाब में आपको हरा के पहुंचे, ये तो पहुंचेगी। इसका हिसाब किताब तो लेना पड़ेगा। तो इस लड़ाई में हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां सच्चाई और ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल महाभारत जैसी लड़ाई है। कई बार इसमें बड़ा अंधेरा घिरता है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा ये कह के कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, इसमें बड़ा हम तो वीर की तरह डटे रहते हैं। कई बार अकेलापन होता है। आप सब तो सपोर्ट करते हैं, यहाँ से बैठ के सोचते हैं। सड़क पर लड़ने वाले लोग, संतोष कोहली को जब कांग्रेस के विधायक ने अपने गुंडों के साथ जीप से टक्कर लगाई और 1 महीने संतोष कोहली अस्पताल में रही, ज़िंदगी मौत से लड़ती रही, तो रोज़ उम्मीद रखती थी कि संतोष मर तो नहीं जाएगी, बच तो जाएगी। फिर संतोष चली गई, रोना भी बहुत आया, अरविंद भी रोया, हम भी रोए। कई बार ऐसा लगता है कि किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जब अपने ही लोग नहीं समझते। मैंने तो इससे पहले कभी गालियाँ नहीं खाई थी साहब, मैं तो बड़ा खुश रहता था। प्रोग्राम करने जाता था, सब ताली बजाते थे, सब खुश होते थे, सब गले लगाते थे। इस आंदोलन में आया, गालियाँ शुरू हो गई, धमकियाँ शुरू हो गई। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर हम भी नहीं बोले तो फिर कौन बोलेगा। आप कैटेगरी में बैठे हैं, आपकी क्षमताएं बहुत हैं, लेकिन आप सीधे वहाँ जाकर नहीं करते। आपको लगता है चलो ये कर लेंगे, चलो इनमें तो उम्मीद है। अगर एक भी आदमी इस युद्ध से हटा तो वो अपना अपराधी नहीं है, वो लाखों करोड़ों निगाहों का अपराधी है जो ये उम्मीद बांध के बैठे कि हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार मिटेगा, हिंदुस्तान की आज़ादी लौटेगी। इसलिए इस चेन को, इस समूह को आपको बांध के रखना है। दिल्ली में चुनाव होने हैं। सरकार चाहती थी कि दिल्ली में चुनाव ना हो, जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली जाए। उसके लिए उसने बहुत प्रयास किए, भाजपा ने हमारे विधायकों पर बहुत कोशिश की। लेकिन आपको गर्व होगा कि हमारे जितने भी विधायक थे उनमें से एक भी विधायक नहीं टूटा। भाजपा ने करोड़ों रुपए की अपनी थैलियां खोली, 20-20, 25-25 करोड़ के ऑफर हुए। फिर सीनियर लीडर्स को तोड़ने की कोशिश की गई, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देते हैं, 6 विधायक साथ ले आओ, 7 विधायक साथ ले आओ। कोई लीडर इधर उधर से नहीं गया, क्योंकि अब हमारा सब कुछ हो चुका है जो होना था। चाहे अरविंद हो, चाहे मनीष हो, चाहे हम हो, जो ये सरकारें कर सकती थी सब करके देख चुकी हैं। इनकम टैक्स के छापे पड़वा चुकी हैं, नौकरियां हमारी जा चुकी हैं, घर में शांति भंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। इसलिए अब हमारा कुछ बिगड़ना तो है नहीं। पर हाँ, ये हमने तय कर रखा है कि जब तक ये युद्ध पूरा नहीं हो जाएगा, मैं तो कुछ चाहता हूँ कि मैं कविताएं लिखूँ, मैं तो कुछ चाहता हूँ मैं फिल्म बनाऊँ, मैंने कहानियाँ लिख रखी हैं, फिल्म मेकिंग में जाना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ कि फिल्म जल्दी बनाऊँ। मैं खुद चाहता हूँ मैं शो करूँ, एंटरटेनमेंट करूँ जनता का। लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि बाहर कोई दामिनी चीखना बंद ना करे। बाहर एक लड़की चीखती रहेगी और मैं गाना गाता रहूँ, ये तो बहुत बुरा है। पंजाब के उन सब सिंगर्स पे लानत नहीं आती है आपको जिन्होंने अकालियों के लिए प्रचार किया? हमारे लिए भी मत करते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते मुझे तो कुछ नहीं बोलना है, पर ये पंजाब जहाँ से
पूरे पंजाब में बिहार से उत्तर प्रदेश से लोग बाग जाते थे खेती करवाने के लिए, याद है आपको, मजदूर जाते थे, पंजाब में मजदूर नहीं मिलता था। उसी पंजाब के लड़के इराक में मजदूरी करने गए, शर्म नहीं आई इस पूरी व्यवस्था को जो पंजाब को संभाले बैठी है। और बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं, पंजाब के पास सरप्लस बिजली है, पाकिस्तान को दे दो बिजली। नहीं, तुम खुद को ही पाकिस्तान को दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, किसी तरह से यहाँ से। तो इस षड्यंत्र से बचने की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों के पास है, और आपसे उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप दशमेश गुरु जी के बेटे हैं। एक एक 1.25 लाख के बराबर है, आप में संघर्ष भरा गया है, आपकी जीन्स में ये लड़ने की ताकत है। जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता था उसको गुरु जी की राह पर कुर्बान किया जाता था, उसके सिर पर पगड़ी बांधी जाती थी। जब भी कोई नारा लगाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो मुझे लगता है इस नारे में कहीं चोरी है। ये नारा होना ही नहीं चाहिए, ये नारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई, क्योंकि सरदार तो हमारे परिवार का वो बड़ा बेटा है कि जब देश ने पुकारा तो सबसे बड़े बेटे के सिर पर पगड़ी बांधी और उसे हिंदुस्तान के लिए सौंप दिया, उसे देश के लिए सौंप दिया। तो पंजाब की इस उम्मीद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे चारों सांसदों और पंजाब पर जिम्मेदारी ज़्यादा है कि पहले, इस चुनाव से पहले अकालियों को ये पता नहीं था कि ये कुछ कर सकते हैं। पिछली बार आपका शत्रु आपसे चौकन्ना नहीं था, उनको लगता था ठीक है उछल कूद कर रहे हैं, भगवंत मान हंसा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर गांधी अच्छे डॉक्टर हैं, पेशेंट बहुत हैं इनके, कोई बात नहीं, प्रोफेसर साहब ठीक है भले आदमी हैं, इनके बड़े शिष्य हैं, कोई बात नहीं, पर चुनाव थोड़ी जीत जाएंगे, चुनाव तो हम जीतेंगे, दारू पिलाएंगे, पैसा बांटेंगे, है ना, धर्म यूज़ करेंगे, इतने गुरुद्वारों की गुल्लक खाई है उसका काम करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। कोशिश करी उन्होंने, लेकिन आप चुनाव जीत गए, 4 सीटों पर आप भारी मतों से विजय हुए और 4-5 सीट आपने मार्जिन से हारी, थोड़े थोड़े मार्जिन से हारी। मुझे खुद कई बार दुख होता है कि अगर मैं अमेठी में गया होता, अमेठी के मैंने 20 दिन निकाल के पंजाब को दे दिए होते तो 4 सीट और आ गई होती, 4 सीटों पर और हम काम करते थे। हमसे कहते रहे लोग बाग, जस्सी मेरे को फ़ोन करता रहा, मेल करता रहा, वो लड़कियां जो 2 लड़कियां हमारी बहनें वो कहती रही कुमार भाई आप आ जाइए, बस जीप में चढ़ के निकल जाइए शहर से, 50,000 वोट बढ़ जाएंगे, लाख वोट बढ़ जाएंगे। हमें लगता था पता नहीं पंजाब में इतनी लहर है कि नहीं है, लेकिन पंजाब ने प्रूव करा। इस बार शत्रु सावधान है, इसलिए आपने देखा होगा कि भगवंत पर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। भगवंत मान के पुराने वीडियो जो उसके प्रोग्राम्स के थे उन्हें निकालना शुरू कर दिया, उसमें से क्लिप काट काट के व्हाट्सअप करानी शुरू कर दी, क्योंकि समझदार जो शत्रु होता है वो पहले से पहचान लेता है। तो आपको इस बार ताकत ज़्यादा लगानी है। पंजाब के पास ये आखिरी मौका है, फिर मुझे नहीं लगता कि अगले 10-5 साल आएगा, क्योंकि लहर और उबाल जो आते हैं वो अचानक आते हैं और वो बहुत दिन तक दीर्घ स्थायी नहीं रहते, वो एक व्यवस्था को बदल के चले जाते हैं बस। चाहे भगवंत हों, चाहे प्रोफेसर साहब हों, चाहे हमारे दूसरे जो सांसद जीते हैं वो हों, चाहे धर्मवीर गांधी जो हमारे नेता हैं सदन में वो हों, इन सब की जिम्मेदारी है, बाकी जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है, आप सबकी यहाँ से जिम्मेदारी है कि आप माहौल को बनाए रखें, इस परिवर्तन के माहौल को बनाए रखें और लगातार जुड़े रहें। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ पूरी आम आदमी पार्टी की ओर से और सारे साथियों की ओर से कि हम सकारात्मक राजनीति के लिए हैं। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें राजनीति बदलनी है। आप सबको राजनीति बदलनी है। आप सबको, आप बैठ जाएंगे, प्रतीक्षा कर लें, प्रश्न सबके लेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस देश में मुझे बहुत सारे लोग मेल करते हैं, कहते हैं आपको राजनीति शोभा नहीं देती। बहुत सारे लड़के मेरे फेसबुक पे लिखते हैं कुमार साहब आप तो कविता करिए, आपको पॉलिटिक्स शोभा नहीं देती। वाह, इस देश में राजनीति शोभा देती है फूलन देवी को, शोभा देती है लालू को, शोभा देती है मुलायम सिंह को, कनी मोची को, ए राजा को, बाबू बजरंगी को, माया कोडनानी को, सबको देती है, लेकिन हमको शोभा नहीं देती। वो कहते नहीं आप तो पैसा कमाइए, आप तो बढ़िया रोलेक्स की घड़ियां खरीदिए, आप तो विदेश चाहिए, मौज लीजिए, राजनीति इनको करने दीजिए जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप है, जिनके ऊपर चोरी के आरोप है, डकैती के आरोप है। तो आप ही नहीं बदलेंगे राजनीति, तो बदलेगी कैसे? किसी ना किसी को तो घर से निकलना पड़ेगा। राजनीति वो थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सबसे पहला राजनीतिक शब्द उनके नाम के आगे जुड़ा, पहली बार नेता उनको कहा, गांधी जी ने उनको टाइटल दिया और कहा कि तुम तो बॉन्ड लीडर हो, तुम तो नेता हो। संस्कृत में नेता शब्द का अर्थ है नयति इति नेता, जो ले जाए वो नेता कहलाता है। राजनीति वो थी जो दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, वो भी राजनीति थी, समय और काल की राजनीति थी। जब चांदनी चौक के लालाओं ने कहा कि हमारा धर्म परिवर्तन कराना चाहता है औरंगजेब, तो गुरुजी ने कहा, दशमेश गुरु जी के पूज्य पिताजी ने कहा कि अगर कोई बड़ा आदमी अड़ जाए कि पहले इसका करा लीजिए उसका हम कर देंगे, तो फिर औरंगजेब टल सकता है। तो दशमेश गुरु जी ने कहा आपसे बड़ा कौन होगा पिताजी,
और सबने देखा कि शीशगंज गुरुद्वारा उस बात का प्रतीक है जहाँ सर्वोच्च बलिदान उस रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ दिया गया वहाँ पर। राजनीति इसे कहते हैं। तो हमारा कोई मन नहीं है राजनीति करने का। राजनीति हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हम पढ़े अपनी यूनिवर्सिटीज से, बेस्ट स्टूडेंट रहे, विश्वविद्यालय टॉप किया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षाएं पास करी, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मेरी पत्नी प्रोफेसर है, मैं चाहता हूं कि हम लोग आराम से यूनिवर्सिटी पढ़ाएं, मैं कवि सम्मेलन करूं, सब ये काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चल सकता कि आप देश को किसी ऐसे लोगों के भरोसे छोड़ दो जो आपकी आवाज़ ना सुनते हों, जिन्होंने इस देश की संपूर्ण व्यवस्था का मजाक बना दिया हो। और अप्रवासी भी कभी ना कभी ये कहते हैं साहब सब कुछ सुधर सकता है पर भारत नहीं सुधर सकता। क्यों नहीं सुधर सकता? सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं, सबसे अच्छे नागरिक हैं। तो ये एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हुई है और आप सबको बधाई कि कैलिगरी में आपने आकर यहाँ पर और इसकी शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अगर इसी तरह कोशिश करते रहे तो एक ना एक दिन जैसे सपनों का हिंदुस्तान आप चाहते हैं, जैसे सपनों का हिंदुस्तान हर देशवासी चाहता है, वैसे सपनों का हिंदुस्तान आएगा। और जिस बात के लिए बाबा भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था और ये शेर उस समय बिस्मिल ने कहा था, इलाही वो भी दिन होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे जब अपनी ही ज़मी होगी और अपना अस्मा होगा। तो सचमुच में दूसरी आज़ादी की लड़ाई कामयाब होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके हम प्रश्न ले लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी। बस नाम बता दीजिए, वहीं से बता दीजिए, नाम और प्रश्न बता दीजिए, मुझे आ जाएगी आवाज़। कोशिश करो कि सवाल ही होवे, छोटा होवे ताकि सारा ने मौका मिले। हाँ, और रिपीटिशन ना। जी जी। हेलो, इधर हाँ जी, कुमार विश्वास जी उन्होंने का मैं वेलकम करता कैलगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ कैलगरीਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਨਵੀਂ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ नहीं पता लगी भी किस तरह कोई वजह हो सकती है, क्यों क्या वजह है वो जिस करके उसकी टिकट जो वापस ली गई। ठीक है, प्लीज़, बहुत अच्छा। जब भी कोई पार्टी आगे चलती है, कोई भी काम आगे चलता है, तो भारत की पार्टियों में टिकट ऐसे मिलते हैं कि ऊपर कुछ लोग टिकट तय कर देते हैं और दे दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने जब देश भर में टिकट देने की कोशिश की तो हमने अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में बैठ के निर्णय लिया कि प्रदेश की कार्यकारिणी खुद निर्णय लेगी किसे टिकट देना है। प्रदेश की कार्यकारिणी अपने आप टिकट लेगी। और एक वादा अरविंद ने हर जगह किया, मैंने भी हर जगह किया कि अगर हमारे द्वारा दिए गए टिकट के व्यक्ति पर कोई भी गंभीर आरोप जो कि समाज में स्वीकृत ना हो, चुनाव से 2 दिन पहले भी निकल आएगा, तो हम उस टिकट को वापस ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। दिल्ली इलेक्शन में हम 70 जगह पर हमने टिकट दिया। राजौरी गार्डन में हमने एक सज्जन को टिकट दिया, भले आदमी थे बेचारे, बड़ी अच्छा उन्होंने प्रचार शुरू करा था, लेकिन उनकी बहू ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, FIR दर्ज की। वो FIR दर्ज भी नहीं हुई थी, कोर्ट के कहने पर दर्ज हुई थी FIR उनके बेटे के खिलाफ, उनके खिलाफ 2008 में। लेकिन जैसे ही वो हुआ, आपने जवाब, सवाल तो पूछ लिया, आप जवाब नहीं सुन रहे। मुझे लगता है आपका सुनने का उद्देश्य नहीं, कोई और उद्देश्य है। तो हमने दिल्ली में भी राजौरी गार्डन में जैसे ही वो FIR हमारे सामने आई, चुनाव से 15 दिन पहले हमें पता चला उस FIR के बारे में। मुझे ऐसा क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सुनने में उद्देश्य नहीं, आपका उद्देश्य कोई और है। तो सुन लीजिए। तो हमने वो टिकट वापस ले लिया और हम 69 सीट पर ही चुनाव लड़े। और उन सज्जन जो थे उनकी अपराध भी कम था, लेकिन जब था तो एक महिला उत्पीड़न का केस आप पर है,
तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी उस सीट पर हमें 21,000 वोट हमें मिली, हम वहाँ कोई खड़ा नहीं कर सकते थे क्योंकि नाम वापस लेने का समय जा चुका था। इस सीट पर भी ये हुआ कि स्थानीय यूनिट ने एक निर्णय लेकर नाम ऊपर भेजा और उस नाम को स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन कालांतर में उस नाम के विरुद्ध कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए जो उन्हें बुलाकर दिखा दिए गए, जो बता दिए गए। अब कौन से साक्ष्य इतने गंभीर हैं जिसमें आपका टिकट वापस ले लिया जाएगा और कौन नहीं है, ये निर्णय तो कम से कम ऊपर की कमेटी करेगी। ये निर्णय तो कम से कम, जैसे मेरे खिलाफ भी मुकदमे हैं, मेरे खिलाफ 83 मुकदमे हैं, 83, लेकिन वो 83 मुकदमे जो हैं वो सब अमेठी पहुंचने के बाद के हैं। तो कल अगर मैं टिकट मांगता हूं और मेरा टिकट इस बात पे कैंसिल हो जाए कि आपके खिलाफ तो 83 मुकदमे हैं, तो शायद बात नहीं होगी। ऐसे तो लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ भी हैं, तो उनके खिलाफ जो आरोप थे, जो उनके खिलाफ बातें थी, वो उनको बता दी गई और उसको वापस लेकर उसके बाद एक नया टिकट दिया गया। मुझे लगता है कि जिन भी प्रदेश की कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिया है और उसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मान्य किया है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इस आंदोलन में ये सोच के आया है कि मुझे टिकट मिलेगा इसलिए मैं हूं और इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मेरा उससे निवेदन है कि वो आज ही पार्टी छोड़ दे, अभी निकल जाए यहाँ से, कोई आवश्यकता नहीं है। हम ना टिकट लेने आए ना चुनाव लड़ने आए। मैं अमेठी में इसलिए नहीं गया था कि मुझे चुनाव लड़ना था, मैं इसलिए गया था कि पूरे देश को यह मैसेज देना था। अगर अमेठी में मैंने चुनाव लड़ा तो एंटी कांग्रेस हवा का प्रभाव आपको उसे पंजाब में भी मिला। अगर अरविंद ने जाकर चुनाव लड़ा तो उसका प्रभाव आपको पंजाब में भी मिला। हम सिर्फ इसलिए कि वहां पर गए थे। तो पार्टी में होना या काम करना टिकट लेने का कोई आधार नहीं है, उसके लिए स्थानीय यूनिटी तय करती है कि वो किसको लेना है और उसे पास करना पड़ता है। और कोई किसी का प्रश्न? हाँ बोलो। हाँ जी अजी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलने लीडर लहर नहीं पैदा करता, लहर है जी लीडर पैदा करती है। 100% में सही। मेरा पहला सवाल है भाई तुसी आपका ऑर्गेनाइजेशन का चाइना इसी से पढ़ लो। हाँ। जथेबंदी ढांचा किन्ने समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓਗੇ? ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ? ठीक है। तीन सवाल उन्होंने पूछे हैं और पहला सवाल तो यह है कि कितने समय में ये सिस्टम बदल सकता है। ये तो कोई नहीं जान सकता साहब। 1857 में लड़ाई शुरू हुई, 1947 में आज़ादी मिली। लेकिन अगर कोई ये सोचता कि 90 साल लग जाएंगे यार कौन शुरू करे, तो कौन शुरू करता। लेकिन 57 में लोगों ने शुरू कर दी, चढ़ती रही, बीच में थोड़ी नीचे हो गई। 1942 में तो एक ऐसा समय आया था कि पुराने लोगों को याद होगा, ऐसा लग रहा था आज़ादी मिल ही जाएगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन चौरी चौरा में 2-4 अंग्रेज मर गए, गांधी जी ने कहा नहीं हिंसा से आज़ादी नहीं लेनी, और 5 साल आज़ादी फिर टल गई। 42 के बाद 47 में आज़ाद हुए। तो कितने दिन में आएगी ये तो हमें भी पता नहीं। एक पहला सवाल का उत्तर तो ये हुआ। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि क्या वैकल्पिक राजनीति क्या है, हमारी वैकल्पिक विषय हमारे क्या क्या हैं, वो सब आपके साथ सामने है। जैसे कॉरपोरेट्स हैं, हम कॉरपोरेट्स के भारत के आर्थिक संसाधनों के दोहन के खिलाफ हैं, कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं। कॉरपोरेट अपना काम करे, पर ये नहीं कर सकता कि गोदावरी नदी में से गैस भी हमारी निकालेगा और गुंडे भी हम पे करेगा। आप सब जितने लोग हॉल में बैठे हो, आप हमसे पूछे कि हम अंबानी के खिलाफ क्यों हैं? एक छोटी सी बात के खिलाफ है। आपने अपने घर में एक बोरिंग पंप लगवाया, आपने बोरिंग वाला बुलाया, उससे पूछा भाई कितने रुपए में पंप लगेगा? लगता है ना भारत में बोरिंग पंप, टुल्लू पंप। तो उसने कहा जी 5,000 रुपये लूंगा। आपने कहा ठीक है भाई 5,000 रुपये दिए। अब पानी आना शुरू हो गया, पंप वाला बोला जी मैं तो 1 रुपये लीटर पानी दूंगा आपको। अरे पानी तेरा है कि मेरा है? गोदावरी नदी में गैस निकली, उस गैस की ऑक्शन करी हमने, हिंदुस्तानी सरकार ने पूछा भाई कौन निकालेगा? भारत की एक कंपनी ने विदेश की कंपनी की सहायता लेके कहा जी हम निकालेंगे। रिलायंस ने कहा, हमने कहा अपनी कंपनी निकलवा देते हैं भाई, तुम ले लो कुएं। कितने पैसे लगेंगे? $1 लगेगा जी MTBP। $1 MTBP को यूनिट होती है इतने पे, ठीक है जी। कितने दिन के लिए? 10 साल तक $1 लगेगा। जब इतनी बड़ी कंपनी ने ठेका लिया था तो हिसाब तो लगाया होगा ना, मेरा कितना खर्चा लगेगा। अचानक तो कुछ नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया गोदावरी चौड़ी हो गई थोड़ी सी, कुआं गहरा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1 साल बाद वो अंबानी बोले कि नहीं जी नहीं, 1 में मेरा पड़ता नहीं खा रहा, मैं तो 2 लूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, प्रमोद महाजन उनके शिष्य थे अंबानी के, सरकार ने निर्णय करा चलो जी 2 दे देंगे। 2 साल बाद बोला जी मैं 4 लूंगा। इनकी सरकार आ गई मनमोहन सिंह, ये बोले चलो जी 4 दे देंगे। उसके बाद वो बोला मैं 8 लूंगा,
तो जनार्दन रेड्डी नामक एक मंत्री था, वो अड़ गया, बोले जी ऐसे कैसे दे देंगे, गुंडागर्दी थोड़ी है, तुम्हें 8 दे देंगे, हम दूसरे को देंगे। तो उसने मंत्री बदलवा दिया। अब वो कह रहा है मैं 16 लूंगा, और नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ साठगांठ है उसकी, अगर वो 16 लेगा तो हम इस सरकार को जीने नहीं देंगे। अरे तेल हमारा, पैसा हमारा, गोदावरी हमारी, तो कैसे पैसे मिलेगा? ये छोटी सी बात लोगों की समझ में नहीं आती। और वही गैस जिसके हमसे 16 रुपए मांग रहा है, हमारे देश का आदमी होते हुए, हमारे देश की कंपनी होते हुए, उसी गैस को $2.5 में बेच रहा है बांग्लादेश को। जब तू बांग्लादेश को $2.5 में दे सकता है तो हमको भी $2.5 में दे दे। और कुओं में खुदाई बंद कर दी है। गैस का संकट प्रारंभ हो गया है, गैस का संकट बढ़ाता चला जाएगा। जब हाय हाय मचेगी तब सरकार कहेगी चलो इसे खरीद लो। जब हम दिल्ली सरकार में थे, अरविंद की तबीयत खराब थी, 48 घंटे में, आपको याद होगा, हम लोग बहुत सक्रिय थे। दिल्ली की बिजली कंपनियों ने कहा नहीं हम तो नहीं कराएंगे, कम पैसे, फ्रॉडबाजी कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे। दिल्ली की कंपनियों ने कहा हम तो दिल्ली में बिजली काट देंगे। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति दी, अगली 11 तारीख से दिल्ली में मच सकता है बिजली संकट, आपको याद होगी। अरविंद ने मीटिंग ली पार्टी की भी क्या करना चाहिए, और एक पंक्ति का निर्णय हमने लिया, तुरंत दूसरी बिजली कंपनियों को लगाओ, अगर तुम बिजली काट दोगे तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, दुकान उठाओ चलाओ, बहुत सारे लोग देने वाले हैं वो दे देंगे बिजली। ये होना चाहिए। पर अगर आपने उन बिजली कंपनी से पैसा ले रखा है तो फिर आप में औकात नहीं है कि आप उन्हें आंख दिखा सको। और तीसरी आखिरी बात जो आपने आर्थिक सुधारों की कही, ये सब बात तो बहुत लंबी है जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पूरी सेमिनार करा लो जी, कैटेगरी में 4 दिन लोग बोलेंगे अच्छे खासे। नीति से कुछ नहीं होता जी, नियत से होता है। नियत साफ हो जाए जी, नीति तो खूब सारी बन जाएगी, देश में कोई प्रॉब्लम नहीं। नीति तो ये रोज बनाते हैं, नीति तो ये रोज बैठ के बनाते हैं, आज इसकी नीति, आज उसकी नीति, आज उसकी नीति, इसकी फाइल, इसकी सेमिनार, इसकी सिंपोजियम, काम नहीं होता। दामिनी का बलात्कार हुआ, इन्होंने एक कमेटी बनाई, जस्टिस वर्मा कमेटी, आपको याद हो। मैं गया दामिनी के बलात्कार में प्रदर्शन करने, पुलिस ने मारा हमको, आप सबने देखा होगा, टीवी में उठा उठा के फेंका, आंदोलन हुआ जी। चलो जी, एक जस्टिस वर्मा बहुत ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी बना दी। उन्होंने अपनी कमेटी का पहला निर्णय दिया, ये भाजपा और कांग्रेसी दोनों सदन में बैठे थे, पहला निर्णय खा गए, नीचे वाली लाइन लगा दी। उन्होंने बहुत सारे निर्णय दिए, उन्होंने ये कहा ये होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, गाड़ियों में काले पर्दे नहीं होने चाहिए, ये सब तो मान लिए। लेकिन जो सबसे पहला प्रमुख निर्णय दिया, आपको याद भी नहीं होगा, ये मीडिया कितना बेईमान है सोच के देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, और आपको गुस्सा है तो इस गुस्से को जिंदा रखना। जस्टिस वर्मा ने पहली बात कही कि किसी भी पुरुष के ऊपर अगर महिला के यौन शोषण या बलात्कार का अपराध है या आरोप है, केवल आरोप भी है, तो ऐसे आदमी को सांसद और विधानसभाओं के प्रत्याशी पद से खारिज कर दिया जाए। इन्हें पता था कि पहली कमेटी की बात अगर मान ली तो इनकी दोनों की पार्टियां आधी हो जाएंगी, इनकी तुरंत पार्टियां खाली हो जाएंगी। तो मेरा वही कहना है जी, आर्थिक नीति कुछ भी नहीं, वो आर्थिक नीति लिखी हुई है, उसे कागज में आप पढ़ लेना वेबसाइट पे। नीति है कि नियत ठीक हो तो नीति बन जाएगी। चलिए और सवाल आवाज जोर से बोल जाइए, इसमें क्या था? Please. When Arvind Kejriwal fought against Narendra Modi in Varanasi, he chose the wrong villain to represent what he was fighting against. He should have been putting his weight behind you in a maybe to beat Rahul Gandhi and Congress and whatever they represent. Don't you think that kind of alienated you from some of the supporters such as me or many others? ये बहुत प्रमुख सवाल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़के आपने कोई गलती तो नहीं की और गलत मैसेज तो नहीं चला गया, इससे सपोर्टर कम हो गए, इससे लोग कट गए, यूथ कट गया बहुत सारा, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, हमसे भी लोग कहते हैं। अब चूंकि चुनाव हार गए हैं इसलिए पहली बात तो ये सवाल उठ रहा है। यही दोनों चुनाव अगर जीत गए होते तो ऑक्सफोर्ड में इस बात पे बात हो रही होती कि लड़कों ने क्या मास्टर स्ट्रेटेजी अपनाई, एक ने वहां हराया, एक ने वहां हराया, तो आप इस पर बात कर रहे होते। एक तो मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपने ये तय करना शुरू कर दिया कितने लोग आएंगे, कितने साथ आएंगे, कितने, ये पॉपुलिस्ट कमेंट कहलाता है। आप सिर्फ ये बताइए कि नरेंद्र मोदी की राजनीति देश के आम आदमी के विरोध की राजनीति है या नहीं है। अगर है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी लड़ा जाएगा। राहुल गांधी देश की 10 साल की जो प्रगति में रुकावटें आई उसके जिम्मेदार हैं कि नहीं है, तो उनके खिलाफ भी लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, स्त्री सुरक्षा की बात करते हैं। उनकी पार्टी के 284 सांसद जीत के आए, 284 में से 42 सांसद PhD होल्डर्स जीत के आए, डॉक्टरेट। कितनी खुशी की बात है।
लेकिन उन्हें देश का शिक्षा मंत्री कौन मिला? जो महिला 12वीं क्लास में 3 बार में पास हुई, वो उन्हें शिक्षा मंत्री मिला। तो उसने शिक्षा में ज्यादा मेहनत की तो उन्हें मंत्री बना दिया कि ज्यादा बार फेल हो गई है, ज्यादा मेहनत करी। इसका मतलब आपका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 की 25 सीटें राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी। उसमें एक सांसद ऐसा भी है जो आईएएस रह चुका है। अभी मैं उनका नाम भूला हूं, हनुमान सिंह कुछ नाम है उनका, आईएएस रह चुके हैं, राजस्थान के लोग जानते होंगे उनको। लेकिन राजस्थान से आपने मंत्री कौन बनाया? निहाल चंद, जिसके बारे में जयपुर में एक महिला इतने साल से लड़ रही है रेप के केस में और कह रही है ये रेपिस्ट है, मेरे साथ ने रेगुलर रेप किया है, मेरे पति ने कराया। आपको आदमी नहीं मिला? कोई आपको आदमी नहीं मिला? इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कसम क्यों खाई जाती है? मरते समय आदमी राम क्यों कहता है? क्योंकि राम ने अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी के लिए, जिसके लिए पूरी दुनिया पार करके लंका में रावण को मारा, एक धोबी के कहने पे कह दिया कि आप आश्रम में रहिए, जनता विश्वास नहीं कर रही। जब जनता विश्वास करेगी तब काम करेंगे। आप जब जनता में होते हैं तो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आप अंबानी और अडानी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तो आपने जब बार बार ये कहा कि पाकिस्तान से हमारे बेटों के शव आते हैं और एक शव आए तो 10 शव जाने चाहिए, मैं युद्ध का हिमायती नहीं हूं, प्रेम का कभी हूं, युद्ध की क्यों हिमायत करूंगा? पर यह कोई तरीका नहीं है कि जब से आपकी सरकार आई है 20 बार इन्फिल्ट्रेशन हो चुका, 7 लड़के मारे जा चुके हमारे, वो शव में आ चुके। आपकी माताजी के लिए साड़ी आए, उनकी माताजी के लिए शॉल जाए और हमारा लड़का कफन में आए, तो हमें समझ में आता है कि तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेले तो गिल्ली डंडा। ये नहीं चलेगा। सर, हमें बहुत दुख हुआ कि आप अमेठी में केवल 25,000 वोट मिले, तो मेंटलिटी जो देखी हम शॉक रह गए। हमें पूरी उम्मीद थी कि आप जीतोगे। हम लोग कई दिनों तक कई रातों तक पूरा हमें वो अभी भी शौक से उभर नहीं पाए। तो आप वहाँ इतने 3-4 महीने रहे, सर क्या फील किए, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, आपने जब कभी भगवान से कुछ मांगा होगा तो ये सोच के मांगा है कि दे ही देना वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पूजा तो कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने अपने जीवन में जो काम किया वो कंप्लीटेंसी के साथ किया, संपूर्णता के साथ किया। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं चुनाव का आदमी नहीं हूँ। मैं दिल्ली की विधानसभा में इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने 220 के आसपास सभाएं की थी दिल्ली में जब विधानसभा लड़े थे हम। हर वार्ड में मेरी एक सभा हुई थी। मैं सुबह 6 बजे निकलता था, रात 11 बजे आता था, 11-12 बजे, और सुबह 6 बजे फिर पदयात्रा पर निकल जाता था। मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन मैंने चुनाव कैसा लड़ा इस पर बात हुई। पहली बार लोगों को पता चला कि अमेठी में क्या हालत है, बिजली नहीं है। अमेठी में 14% साक्षरता, महिला साक्षरता 7% है। पहली बार जिस दिन पोलिंग होनी थी, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। सुबह सुबह मौसमी, एक लड़की है आज तक की संवाददाता, वो मेरे पास आई, मौसमी सिंह। उसने मुझसे कहा, कुमार साहब आपको पता है राहुल गांधी लैंड किए हैं, अभी 6 बज रहे थे। तो मैंने कहा, मौसमी हम तो इलेक्शन जीत गए। तो उसने कहा, नहीं इलेक्शन तो आपका फंसा हुआ है, आप जीत नहीं रहे हो। तो मैंने कहा, देखो ये 6 बजे उतरा, हेलीकॉप्टर से आया, इसका मतलब ये 4 बजे हेलीकॉप्टर में चढ़ गया होगा, इसका मतलब ये 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया होगा, इसका मतलब 2 बजे ही उठ गया होगा। मैंने कहा, नींद तो इसकी खराब कर दी, हम तो इलेक्शन जीत गए, हम चल रहे। ये नहीं चलेगा कि आपने नॉमिनेशन भरा, आप घर चले गए और आप 4.5 लाख 5 लाख से जीत गए। गांधी खानदान का पहला प्रत्याशी है जो पोलिंग के दिन पैदल भागा फिरा, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। जितना आश्चर्य आपको है कि मेरी वोट कम ऐसे आई, उतना ही राहुल गांधी को भी है कि फजीता तो हो गया, वोट कम ऐसे आए। तो इसलिए 500 करोड़ रुपए लगे, हिंदू मुसलमान हुआ चुनाव और हो गया, लेकिन हमने मोर्चा खाली नहीं छोड़ा। बताएं। चलिए देखिए, एक तो जो हमारी मेंटलिटी है हार जीत की, मैं एडन साहब ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जब पहला चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, उसने उस वक्त जब पहली बार चुनाव लड़ा था उसने, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 227 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 227 में से वो 2 सांसद जीते थे। उनके दोनों सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी चुनाव हार गए थे। हमने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, हम 4 जगह जीते, तो अनुपात लगा के जीत लिए कि हम जीतेंगे वो जीते हैं, इसमें क्या दिक्कत है अगर ऐसे ही सोचना हो। मेरे विचार IM की प्रिंसिपल कमिश्नर और
दिया कि अब की बार मैं आपको, धन्यवाद। लेकिन जब आपकी में कुछ खामियां निकली, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात की सिचुएशन टेलीविजन में दिखाई कि मैं वहाँ गया, गाँव में गया, कोई सर्दी नहीं, कोई कुछ, आई एम ए बिजनेसमैन एंड रनिंग ए फैक्ट्री, मेरा माल मिडल ईस्ट में जाता है और देश में जाता है। मैंने आना तो अप्रैल में पहले था, लेकिन मैं वोट के बाद मैं मई में ही आया। तो मैंने, मेरे जो व्यापारी थे गुजरात में, मैंने उनसे पूछा कि 15 साल हो गए मोदी को जीते हुए, तो आज मुझे बोल रहे हैं कि गुजरात में कोई तरक्की नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो कैसे जीत गए? ये मेरे वर्ड्स नहीं, ये उनके वर्ड्स हैं। वो कहते हैं कि ये सब इलेक्शन की बात है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं, मोदी जी ने बहुत काम किया जी। उसके बाद मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। दिल्ली में हमको बड़ी मुश्किल से गुजारा पड़ी, 8 कांग्रेसियों ने हमारा समर्थन किया, हमने 12-15 दिन लगा दिए लोगों को पूछने के लिए कि हम राज करें या ना करें। ठीक है। लोगों ने कहा भी काम करो। जब हमने गलती छोड़ी, मैं उसमें इनकी देख रहा था चर्चा की असम्बली में, जब अरुण जेटली जी ने रिजाइन किया अपनी विधानसभा, तो मैं पूछता हूँ कि जब आपने जनता से पूछा कि राज करें कि ना करें, जब आपने छोड़ना था तब क्यों नहीं पूछा जनता से? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। थैंक यू। 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि गुजरात की प्रगति सचमुच बहुत ज़्यादा हुई है और अरविंद ने गुजरात की प्रगति गलत दिखाई। भाई, अरविंद केजरीवाल गुजरात कब गए? जब वो एक्स चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या दिया? मैं गुजरात जा रहा हूँ, मैं वहाँ लोगों से मिलूंगा, मैं मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगूंगा और मैं उनसे कहूँगा कि जैसी प्रगति उन्होंने गुजरात में की है, इस विकास के बारे में हमें भी बताएं, हम भी ऐसा दिल्ली में करने की कोशिश करेंगे। ये क्या हुआ कि जो आदमी गुजरात में घुसा उसकी गाड़ी तोड़नी शुरू कर दी? ये क्या हुआ कि मुख्यमंत्री कार्यालय से 500 किलोमीटर पहले आपने लाठी चलवा दी? भाई, एक मुख्यमंत्री पूर्व मिलने आया था तो मिल लेते, चाय पी लेते। इतने गुंडे तस्करों से मिलते हो, बलात्कारियों को मंत्री बनाते हो। अरविंद केजरीवाल अच्छा आदमी है, उससे भी मिल लेते, चाय पी लेते, क्या खराब बात थी? ये क्या अहंकार था आपका? अगर आपने प्रगति की, अगर आपने सचमुच प्रगति की थी तो आप मिल लेते। उसने तो फैक्ट ही बताया ना कि जब अस्पताल में गया तो डॉक्टर नहीं मिला, फला जगह गया तो वहां नहीं मिला। जैसे आपका एक विचार है प्रगति की, आगे एक महिला बैठी हुई, ये मुझे अभी बता रही थी गुजरात की है, बड़ौदा की। ये नहीं, बहस ना करें। ये मुझे बता रही थी कि सब झूठा विकास है, मैं गुजरात में रहती हूँ, बड़ौदा में रहती हूँ, सब झूठा विकास है, अंबानी अडानी का विकास है, गरीब आदमी के लिए ना बिजली नहीं है, वहाँ शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, माल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है। तो हो सकता है गलत हो सकता है अरविंद गलत हो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ टीवी पे, हो सकता है मोदी जी गलत हो, पर डायलॉग तो करोगे भाई साहब, बातचीत तो करोगे। ये थोड़ी कि आप आदमी गाड़ी लेके घुसा और आपके गुंडे उसकी गाड़ी तोड़ना शुरू कर देंगे, पत्थर मारना शुरू कर देंगे। मतलब मुझे वहां कांग्रेसी गुंडे मार रहे थे अमेठी में, उसको वहां भाजपाई गुंडे मार रहे थे। तुम दोनों में फर्क क्या हो गया? तुमसे आदमी बात करने जाए तुमसे पीटना शुरू कर देते हो, फिर मतलब क्या हुआ इस बात का? पहली बात तो ये। दूसरा, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। जब सरकार बनाई थी तो आपने 10 दिन लोगों से पूछा था, जब आपको सरकार छोड़नी थी 10 दिन लोगों से पूछना चाहिए था। ये कोई पार्टी स्वीकार नहीं करती, लेकिन मैं एक ऐसे दल में हूं और मुझे इस बात पर गर्व है कि अरविंद केजरीवाल ने लाइव टीवी पर और 50 बार ये बात स्वीकार की है कि हाँ जी गलती हो गई, हाँ जी हमसे गलती हुई, हमें पूछना चाहिए। उसने माफ़ी मांगी इस बात की कई बार। मैं दिल्ली से माफ़ी मांगता हूँ, देश से माफ़ी मांगता हूँ। 84 के लिए किसी ने माफ़ी मांगी? मुँह नहीं खुलता इनका। लाखों सिख सड़कों पर कत्ल कर दिए गए, इन कांग्रेसियों का मुँह खुला? गोधरा पे भाजपाइयों का मुँह खुला? दामिनी पे किसी का मुँह खुला? अरे माफ़ी मांगने की बात हो रही, माफ़ी तो मांग लो, इतनी तो कह दो कि हाँ गलती हो गई थी। कर्नाटक की सरकार मांगने को तैयार है भाई। कामा काटा मारू के लिए कर्नाटक की सरकार मांगने को तैयार है। एक दल कह रहा है हम सरकार में आएंगे तो हम माफी मांगेंगे। माफी मांगने से कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं हो जाता। मेरे इन्होंने वीडियो चलाए छोटे छोटे साहब, इन्होंने जोक सुना दिया सरदारों पे, सिख धर्म की बेइज्जती कर दी। मैंने कहा जी मैंने ऐसी कोशिश नहीं की थी, अगर किसी की भावना आती है तो माफ कर दो जी। बताओ जी कहाँ आना है? किसी गुरुद्वारे जाना है जी, जूते साफ करने हैं जी, बताइए क्या करना? क्या गलत हो गया? मेरे में मतलब बुद्धि कम हो गई, मेरी PhD में से 1 डिग्री कम हो गई, मेरे जो MA में परसेंटेज आई थी 76%, उसका 75 कर दिया सरकार ने कि कुमार विश्वास ने माफ़ी मांग ली। क्या गलत बात है? तो अरविंद ने इसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन उसने इसलिए गद्दी छोड़ी थी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई जब जन लोकपाल बिल पास करने का वादा करके आए थे, उसे पास करने नहीं दे रहे थे,
तो उसके मंत्रिमंडल ने विचार करा कि जिस बिल को पास करने आए हैं वही पास नहीं करने दे रहे, तो बाहर सड़क पे दोबारा चलते हैं, चुनाव जीतेंगे और दोबारा आएंगे। आखिरी बात ये समझ लीजिए, चुनाव राजनीति का हिस्सा है, चुनाव राजनीति नहीं है। दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची गुड़िया का बलात्कार हुआ था, आपको याद हो, दामिनी के बाद, जिसमें मैं जेल में गया था, अगर आपने टीवी देखा हो। और मनीष और मैं, पुलिस ने मारा था हम दोनों को भजनपुरा थाने पर, रात में हमने 1000 आदमी इकट्ठा करा था। वो बिहार का आदमी था, उसकी 6 साल की बच्ची के साथ पार्षद के 2 गुंडों ने 2 दिन तक बलात्कार किया। उस बच्ची के गुप्तांगों में से उसकी ऑयल की बोतल निकली थी, मोमबत्ती निकली थी, और पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थी। दरोगा ने 2000 रुपये देके कहा भाग जा यार, बात क्यों खत्म कर, 2000 रुपये ले। वो आदमी ऑटो रिक्शा में बैठा और उसने क्या कहा, उसने ये नहीं कहा भाजपा कार्यालय चल नरेंद्र मोदी बचाएगा, उसने ये नहीं कहा कांग्रेस कार्यालय चल, उसने उससे कहा भाई साहब वो टोपी वालों का दफ्तर पता है उनके यहाँ चलो, वो कुछ कर सकते हैं। और वो हमारे पास आया और हमने आंदोलन खड़ा किया। हम बिना जीते नहीं कर सकते, हम बिना लड़े बिना पार्टी बनाए भी उस देश में सबसे बड़ा विपक्ष थे रामलीला मैदान में। अगर ये भाजपाई विपक्ष थे तो ये क्यों नहीं बैठे थे अनशन करने? ये तो 7 साल तक छोटा माल मोटा माल कर रहे थे संसद में। मनमोहन सिंह बैठे रहते थे, काम चलता रहता, तो दोनों खाते रहते थे आराम से। पूरे देश की चेतना को लेकर वो एक फकीर बैठा अन्ना हजारे, उसके नीचे हम सब लोग और आप सब लोग लग गए नौकरियां छोड़ छोड़ के। पार्टी जीते हारे, पंजाब में सरकार बने न बने, दिल्ली में सरकार बने न बने, जहां भी गलत होगा, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, देश में कुछ भी गलत होगा तो हम बोलेंगे। उससे किसी का हमारा नुकसान होता हो, फायदा होता हो, उससे बाहर। बिल्कुल सही। इसका पहले का उत्तर दे दूं? भगवंत की किसी पुरानी वीडियो में उसने कोई मजाक किया होगा, उसको लेके वो निकल आए। माफी कौन मंगवा रहे हैं साहब? अकाली दल, जिनका कब्जा है गुरुद्वारे पे, वो माफी मंगवा रहे। भगवंत मान ने कहा कि अगर मेरी गलती है उस हंसी मजाक में तो मैं पंजाब के हर दरवाजे पे जाके माफी मांग लूंगा, पर ये नशे का कारोबार करने वाले नशेड़ियों के गुरुद्वारे से माफी नहीं मांगूंगा। जहां जाए माफी मांगूंगा। तुमसे क्यों माफी मांगेंगे? अरे तुम्हारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी, तुमसे क्यों माफी मांगेंगे? हम अकाली दल से कौन माफी मांगेंगे? तुम माफी मांगो पंजाब के लिए, तुम माफी मांगो कि पंजाब की लड़कियां बाहर जा रही हैं, तुम माफी मांगो कि पंजाब के गबरू जवानों के नसों में तुमने नशा घोल दिया, तुम माफी मांगो कि तुम्हारा मजीठिया लूट के खा गया। हम क्यों माफी मांगेंगे? हाँ, आप मुझसे कहोगे तो भगवंत मान की जगह मैं आपके पैर छू के अभी माफी मांगूंगा, इसी हॉल में आपसे माफी मांग लूंगा कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। छोटा थोड़ी हो जाएगा भगवंत मान। ये कपिल शर्मा के लिए क्यों नहीं कह रहे कि मजाक उड़ा रहा है? संता बंता के लिए क्यों नहीं कह रहे? आमिर खान ने साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ाया था, बलात्कार चमत्कार बोला था वो। तो नहीं बैठने दिया। नहीं, आपका उद्देश्य भी तो आप बैठ जाइए। मेरा कहना यह है कि आपने किसी कलाकार पर उंगली नहीं उठाई। यहां पर कबूतरबाजी करके जो लोग छोड़ के गए उन पर उंगली नहीं उठाई कभी आपने? जिन्होंने यहां नाम बदनाम कर दिया इसी कनाडा में सिंगर्स का, छोड़ के गए कि नहीं गए? सेक्टर 17 के थाने में उन पर जूते पड़े कि नहीं पड़े? नाम नहीं लूंगा मैं, उन सबको जानता हूं। वो इधर भी नाच लेते हैं, इधर भी नाच लेते हैं, सैफई में भी डांस करी आते हैं और अहमदाबाद भी डांस करी आते हैं। जिसकी सरकार होती है उसकी डांस कराते हैं। भगवंत मान को दोनों हाथों सलाम कि उसने अपने सारे धंधे पे ठोकर मार के पंजाब के युवकों के लिए खुद को खड़ा किया। मैं खड़ा होता हूँ। लेकिन हमको भी मतलब थोड़ा सा
ठीक है, एक देश में चैनल है, आप सब जानते हैं, बड़ा चैनल है खबरों का, IBN, आप सब जानते हैं। उसको मुकेश अंबानी ने खरीद लिया इस बार 50% से ज़्यादा। मैं IBN 7 के दरवाजे से लेके जो डायरेक्टर तक है, सबके पैर मैं और अरविंद केजरीवाल छुएंगे। आप बात कर लीजिए, वो अंबानी वाली खबर चला दे जरा, हम जो अंबानी के बारे में खुलासा करते हैं उसको चला के दिखा दें। मालिक के खिलाफ खबर चलाएगा कोई? जिस मालिक से तनख्वाह मिली उसके खिलाफ खबर चलाएगा? महत्वपूर्ण ये है ही नहीं कि रूड बोल रहे हैं कि प्यार से बोल रहे हैं। मुझे कौन सी रिश्तेदारी करनी है IBN 7 से? मुझे कौन सा अंबानी से रिश्तेदारी करनी है? मैं तो सच बात बता रहा हूँ कि भैया गोदावरी नदी की गैस थी, 1 रुपये में तय हुई थी, 16 मांग रहा है तू, मेरे पैसे मांग रहा है। इसको चलाने को तैयार नहीं है वो। इसको एक खबर चला देते हैं गलत, उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हाँ कुछ हुआ है। मेरी तबीयत खराब थी, मुझे 103 बुखार था, मैं सुबह मीटिंग में गया, आधा दिन तक बैठा, फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई, मैं घर चला आया। बाहर मैं बोल के आया हूँ, चैनल पे बाइट देकर आया हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन मैं घर पहुंचा, टीवी पे खबर चल रही थी, कुमार विश्वास छोड़कर निकले, PSC छोड़कर निकले, अरविंद और उनके बीच की दरार और आगे बढ़ी। क्या मतलब है? फिर मैं फेसबुक पे लिख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है भैया, मेरी तबीयत खराब है, कम से कम इतने पे तो माफ़ करो। और एक बात मैं आपको बताऊँ, मीडिया बहुत है जी, मीडिया हुआ करे मीडिया। मुझे बताओ कि काकोरी के शहीदों के समय कौन सा FB चल रहा था, कौन सा फेसबुक चल रहा था? बाबा भगत सिंह के टाइम में कौन सा व्हाट्सएप चल रहा था कि व्हाट्सएप कर दिया, 1000 आदमी इकट्ठे हो गए? कलेजे से चलता है, मीडिया से कुछ नहीं चलता। धरना है अपने मीडिया में, ऐसे चलेगा। बाकी लोग भी है। Very crucial question about the Punjab election. Very crucial. Please. कि जैसे जो अब 2 सीटों का सिंगली चुनाव है, इसका पूरा असर आने वाली विधानसभा जो इलेक्शन होगी उस पर पड़ेगा। हमें 2 सीटें चाहिए, ये पूरी लहर बन सकती है। तो क्या आपको लगता है कि पूरी की पूरी टीम एक बार मतलब वहां जाके बैठ जाए, केजरीवाल जी पूरे 10 दिन वहां चले जाए, सभी टीम पूरी वहां चली जाए, तो क्या लहर कमजोर फैक्टर नहीं बन सकती? नहीं, ऐसा आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप चिंतित हैं, इसके लिए धन्यवाद। बाकी सब लोग जा रहे हैं, अरविंद भी वहाँ जा रहे हैं, मनीष वहीं हैं, जर्नैल सिंह जो हमारे प्रत्याशी थे वो वहीं हैं, जगदीप भाई जो हमारे विधायक हैं वो वहीं हैं, दूसरे जर्नैल जूनियर जो हमारे विधायक हैं वो वहीं हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं। और 2 सीट जीतें या हारें, पंजाब में परिवर्तन की लहर उठ के रहेगी, अब रुक नहीं सकती। पंजाब में इन बातों से कोई असर पड़ेगा नहीं। 2 ही बातें हैं भाई, या तो ये सुधर जाएंगे अकाली, या तो ये नशों का धंधा बंद कर देंगे, या तो खुद मजीठिया जेल में मिलेंगे कि चलो अपना ही पकड़वा दिया, या फिर हम सत्ता में मिलेंगे। 2 ही बात। हम तो दोनों तरफ से खुश हैं। पंजाब को ये खुशहाल कर दें तो भी हम खुश हैं। हमारा उद्देश्य थोड़ी है कि हमारा आदमी चीफ मिनिस्टर बने, हमारा उद्देश्य है पंजाब ठीक हो जाए, ये उद्देश्य है, कोई भी कर ले। धन्यवाद। हाँ, रिपीट ना हो। बहुत अच्छा है, लोग बीच में जो साथी लोग थे उनमें से बहुत चले गए। पंजाब का राजकीय गेम है कबड्डी, आप जानते ही हैं, पंजाब का कबड्डी बहुत पसंदीदा गेम है। वैसे भी टांग खींचने का गेम है तो पंजाब को पसंद आना ही था। उसमें भी आपने देखा होगा कि एक एक सिपाही जो है, जो पाले तक नहीं पहुंच पाता वो मरता रहता है, उसको बाहर खड़े कर देते हैं, और आखिर में 5-6 वही बचते हैं जिनमें दम होता है, मजबूती होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमज़ोर खिलाड़ी थे, सबका अपना अपना कहना था। किरण बेदी को लगता था कि नरेंद्र मोदी के आने से देश ठीक हो जाएगा, हो सकता है किरण बेदी को ठीक लगता हो। मुझे लगता था कि नहीं, नरेंद्र मोदी से भी कुछ नहीं होगा, जब तक लोकपाल नहीं आएगा, कानून ठीक नहीं बनेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। और अगर कोई किरण बेदी गई हैं बाहर निकल के तो एक भगवंत मान जुड़ा भी तो है, इससे क्या दिक्कत है? जो जा रहे हैं उसके अलावा जुड़ भी तो रहे हैं, तो कारवां तो उतना ही चल रहा है। सर Sir. I got interested in Kejriwal because he comes from the same institute that I am from. And I know that he has the guts to do the things that he does now. Ji. And from the time it was on. My question, sir, is this. Let's forget the past.
सवाल बहुत अच्छा है। उन्होंने पूछा है कि दिल्ली में क्या चांसेस हैं आगे बढ़ने की, अब क्या स्थिति है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के क्या चांसेस हैं, तो इस बात से पता चल रहा है कि 284 सीट लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने को तैयार नहीं है। अगर तुम्हारी 284 सीट आई हैं और इतना जलवा जलाल है तो चुनाव करवा लो, तो भी जीत जाओगे। क्योंकि कांग्रेस की जो 8 सीटें वो तो 8 भी नहीं बचनी अब। कांग्रेस की अब 8 भी नहीं बचनी सीट। वो लोगों को पता है कांग्रेस को वोट देंगे तो वोट बिगाड़नी है, कांग्रेसियों का कुछ होना तो है नहीं, वो 8 भी जाएंगी। अब इन 70 सीटों में बटनी हमारे और उनके बीच में है और दिल्ली 3 महीने में ही कराह गई है। भाई, मुख्य मुद्दे क्या थे? महंगाई से जीना मुहाल कर रखा है इस देश का। आए पेट्रोल, डीजल, टमाटर, आलू, प्याज, रेल, सब महंगा, कोई चीज नहीं छोड़ी। टमाटर ने तो डॉलर पराजित कर दिया, 65 रुपए का हो गया, डॉलर पीछे चल रहा है टमाटर से आजकल। सब चीज महंगी हो गई उनके यहाँ और कोई जवाब नहीं। पहले बोलते बहुत थे, लोगों को लगता था एक टॉकेटिव प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। मनमोहन सिंह बोलते नहीं है। जब से सरकार आई है, मनमोहन सिंह 2 बार बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री 1 बार भी नहीं बोला बेचारा। बताइए, उल्टा ही हो गया काम। लोग करेंगे बोलता ही नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि अगर चुनाव होता है, जैसा कि सुनना है कि दिसंबर में चुनाव होगा, नवंबर लास्ट या दिसंबर के शुरुआत में चुनाव होगा, तो दिल्ली में लोग मन बना चुके हैं इस बात का। दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी का सिंपैथाइजर वोटर था, वो तक ये मन बना चुका है कि चलो कोई बात नहीं, केंद्र में नरेंद्र मोदी को दे दी, राज्य में अरविंद केजरीवाल को देते हैं, चलिए दोनों को देते हैं। और मैं यही चाहता हूं, इस देश में अगर कंपटीशन हो तो तुम्हारी नीचताओं का क्यों हो कि तुम्हारा पोता बनेगा कि तुम्हारा पड़पोता बनेगा। इस बात का हो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली राज्य को ज्यादा प्रगति करा के दिखा दे या नरेंद्र मोदी देश के बाकी राज्यों की प्रगति करा के दिखा दे। इस बात का कंपटीशन होना चाहिए, इस बात की तरक्की हो। अगर कल दिल्ली में सरकार बनती है तो 4 साल अरविंद के पास होंगे और 4 साल नरेंद्र मोदी के पास होंगे। एक के पास एक बड़ा कैनवस होगा, एक के पास एक छोटा कैनवस होगा। एक के पास केवल 40,000 करोड़ रुपए होंगे, एक के पास 10 लाख करोड़ रुपए होंगे, 20 लाख करोड़ रुपए होंगे। दोनों मेहनत करेंगे। हम तो केवल वो सपना देखते हैं, सरकार डेवलपमेंट कुछ भी करे, कुछ भी करे। दिल्ली में और पंजाब में सरकारें आने के बाद देश के इतिहास में लिखा जाए कि 67 साल आज़ादी के हो गए, तब पहली बार 68 साल बाद, 69 साल बाद देश की पहली करप्शन फ्री सरकार आई, जो पंजाब ने देखी, जो दिल्ली में देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत। उसके बाद जब इसके लिए सभी लोग वरीड हैं, जो आपकी टॉप लीडरशिप है, आप हैं, अरविंद जी हैं, सिसोदिया जी हैं, जब पंजाब के जो सांसद हैं, जो जीत गए हैं, जो बड़े मार्जिन से हारे हैं, वो भी जी, इस चीज की क्या गारंटी है कि उस बुरे वक्त में आप एक चट्टान की तरह रखते रहेंगे? बहुत अच्छा। ये सवाल दूसरी बार आया, जैसे उधर भी एक सवाल आया था। मैं IIT दिल्ली में गया था एक दिन जी, लड़कों से बात करने के लिए चुनाव के दौरान कि भाई आप लोग आओ। तो एक M.Tech के लड़के ने मुझसे कहा कि क्यों जी, आपने तो अपना कैरियर बर्बाद कर लिया, अरविंद जी तो IIT खड़गपुर से पढ़े, IRS हो गए, उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी, मैं तो एक सामान्य परिवार से आया हूँ, इस बात की क्या गारंटी है कि देश ठीक हो जाएगा? तो मैंने उससे कहा, भैया इस बार भगवान न करे माता जी बीमार पड़े और अस्पताल ले जाए तो डॉक्टर से पहले लिखवा देना कि तब जमा कराऊंगा, पहले गारंटी दे के अम्मा ठीक हो जाएगी। ये तो कभी भी नहीं होता है कि आप जब कोई उद्देश्य लेके चलते हैं तो ये पता नहीं होता है कि उसमें होगा क्या। आपकी मंजिल ठीक होनी चाहिए, आपका तरीका ठीक होना चाहिए। जैसे हम चुनाव हारे अमेठी में, मैं अमेठी में चुनाव लड़ने गया, यहाँ के किसी व्यक्ति को नहीं पता होगा, टीवी पे भी मैंने कभी बात नहीं, पहली बार बता रहा हूँ। अमेठी में 10 लाख लोगों ने वोट दी, 16 लाख वोटर थे। अमेठी के रणनीतिकारों ने मुझे कहा
कि वॉल पेंटिंग होनी है, दीवारों पे लिखवाया जाना है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास। सर इसका एक तरीका करो कि इसके डॉक्टर के नाम के आगे डॉक्टर कुमार विश्वास की जगह पंडित कुमार विश्वास लिखवा दो। मैंने कहा क्यों? बोले जी 5.5 लाख पंडित हैं और राहुल गांधी को वो पंडित मानने को तैयार नहीं है, ब्राह्मण नहीं मानते, कहते हैं तो मिक्स वेज हो गया भाई मामला, आप लिखवा दो। मैंने अपने जो चुनाव प्रभारी था, कैलिफोर्निया का लड़का था, मैंने उससे कहा कि चुनाव हार जाएं पर्चा वापस ले लें, ये नहीं लिखवाएंगे। ब्राह्मण हूं तो इस बात का गर्व है, लेकिन चुनाव के लिए ब्राह्मण बनूं ये बात नहीं चलेगी। ये तो सभी कर रहे हैं, क्या बकवास है। तो मेरा कहना यह है कि जितने भी लोग हैं, मैं उन्हीं की, मैं पूरा प्रश्न पूरा कर दूं। पंजाब में इलेक्शन हो रही है, इकट्ठा रखने के लिए जो इलेक्शन आदमी लड़ रहा है उसको ये फील होना चाहिए कि हमारी जो लीडरशिप है हमारे साथ है। अभी आप कनाडा में हैं जी, आपकी जो टॉप की लीडरशिप है वो अभी शायद पंजाब में गई है या नहीं गई है, मुझे नहीं पता। अगर वो इलेक्शन यूज करेंगे, सबसे पहले अपनों पे गिला होता है कि हमारी लीडरशिप कहाँ है। अगर ये हाल दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, आपको हर एक इलेक्शन सभी लीडरशिप के लिए प्रेस्टीज इशू होना चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली में कंसंट्रेट करना। बहुत अच्छा। मेरा इसीलिए आपकी चिंता जायज़ है। पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग अभी टॉप लीडरशिप तो कुछ है नहीं, जो लोग वहाँ लगे हुए हैं काम में, वो सब यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं। डेमोक्रेसी है कि अपनी बात कह लेते हैं। मनीष वहीं पर है पूरी तरह से डेरा डाले में, अरविंद की सभाएं चल रही हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं ये तो 4 महीने पहले 3 महीने पहले डिसाइडेड था यहाँ आना, और ये भी काम ही हो रहा है। ये भी पंजाब के लिए काम हो रहा है जो अभी हो रहा है, जो कैलिफोर्निया में करा है, जो ह्यूस्टन में करा है, जो न्यू जर्सी में करा है, ये भी सब पार्टी के लिए काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ भारी मतों से जीतेंगे। और जहाँ तक गिले शिकवे की बात है, आपको याद होगा कि जब मैंने अमेठी में चुनाव लड़ा था तो पार्टी के बहुत सारे लोग मेरे यहाँ नहीं आ पाए थे, वो देश भर में बहुत बिजी थे। मीडिया ने इसे इशू भी बनाया था, सारा मीडिया कहता था कुमार विश्वास अकेला लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है। भाई मैं अकेला इसलिए लड़ रहा हूँ कि लड़ाई मेरी है। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ कि रीजनल लीडरशिप इतनी बड़ी हो जाए, क्षेत्रीय नेता इतने बड़े हो जाएं कि कल पंजाब की सबसे बड़ी रैली के मंच पर मैं चढ़ूं या अरविंद चढ़े, उतनी तालियां ना बजे जितनी मान के चढ़ने पर बजे या गांधी जी के चढ़ने पर बजे, उतनी ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, भगवंत मान 2 लाख से ज़्यादा के मार्जिन से जीता है, पॉपुलर लीडर है, मीडिया में स्पेस मिल रहा है, सीधी बात हो रही है उसके साथ, आपकी अदालत हो रही है उसके साथ। हमारी पूरी मीडिया टीम ने कह रखा है इन लोगों को प्रमोट करो, चारों सांसदों को आगे ले जाओ। आम आदमी पार्टी का पेज देख लीजिए, पंजाब की बातों से भरा रहता है। धर्मवीर गांधी ने ये बोला, प्रोफेसर शेर सिंह ने ये बोला, इन्होंने ये बोला, डॉक्टर नार्वे ने, सबसे भरा रहता है। तो अगर वो लोग वहाँ लड़ रहे हैं तो वो भी बड़ी लीडरशिप है, वो भी महत्वपूर्ण लोग हैं और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सीट को जिता कर दें। मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी बात यह है कि 3 साल में हमने यही ताकत एक दूसरे के अंदर पैदा की है। सवाल हो चुके हैं, फिर भी जल्दी से बोल दीजिए। चलिए एक सवाल। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार-बार आता है, वो ये कि सीएम का कारण बहुत सारे लोग छोड़ने का था, केजरीवाल के लिए, लेकिन ऐसा कौन सा मेन कारण है जिसकी वजह से उन्होंने सीएम का पद छोड़ा है? मैंने अब कई बार बता चुके हैं ये बात। तो लोग बाग तो सरपंच का पद नहीं छोड़ना चाहते, उसने सीएम का छोड़ दिया। इसीलिए छोड़ा कि वो जन लोकपाल पास नहीं हो पा रहा था और देश को समझाने में हमने सही ऊर्जा नहीं लगाई। इस बात के लिए हम बार बार कह रहे हैं, हमने सवाल एक दूसरे के साथ पैदा करने की हिम्मत पैदा करी है। आप सब ऐसे सवाल पूछते रहिएगा, जिसे कहते हैं ना हाका लगाते रहना। अगर किसी से गलती हो जाए, हम भी सामान्य लोग हैं, हम भी सामान्य घरों से आए हैं। मैं भी मास्टर का बेटा हूँ, अरविंद एक सामान्य आदमी का बेटा है, मनीष भी एक अध्यापक का बेटा है। हम सब लोग मध्यम वर्गीय परिवारों की गरीबी से निकले हैं। आप सब बड़े भी हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ ने दुनिया देखी है, कुछ को एक्सपोजर ज़्यादा है। तो कहीं भी गलती हो, आवाज़ लगाते रहिएगा, हांका लगाते रहिए, ताकि नींद ना आ जाए। ये वॉरियर्स लड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ कहता है ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, तो मेरा समझा नहीं कर सकता। तो मैं सुना भी चुका हूँ परसों, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं 4 लाइनें इसी की सुना देता हूँ कि हम कब तक लड़ेंगे। लोग कहते हैं ना कब तक लड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ कब तक लड़ेंगे। कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी, ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी। कोई दरिया न ये समझे
कि मेरी प्यास टूटेगी, कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। बच्चे जे किसी ने फोटो वगैरह करवानी हुई तो प्लीज़ रुक जाओ।